हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी में बता रहा था, तो उसमें मैंने आपको करंट के बारे में बता दिया था। करंट कैसे मेजर करते हैं, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, वो है सर्किट सिंबल। जैसे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जब भी हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब उनका फिगर ड्रॉ करना काफ़ी पे क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे मान लो टेलीविज़न है, बल्ब है, ठीक है, स्विच है, तो उसका फिगर ड्रॉ करना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए किया क्या गया है कि सबका एक सिंबल बना दिया गया है। सिंबल समझ रहे हैं ना, एक नोटेशन बना दिया गया है कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये वाला कंपोनेंट है। ठीक है, तो उस कुछ कंपोनेंट्स जो आपके लिए ज़रूरी हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, वो सिंबल्स जैसे देखिए, ये आप जानते हैं, मैं आपको बताया था, ये सेल होता है। ये क्या है, सेल। सेल क्या होता है, सेल जो कंटिन्यूअस करंट देता है किसी सर्किट में, जो करंट की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, वो क्या होता है, सेल होता है। और सेल को कैसे डिफाइन करते हैं, ये केमिकल एनर्जी को जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे सेल कहते हैं। ये है बैटरी। ठीक है, अब आप जानते हैं, आपको मैंने बताया था बैटरी क्या होता है। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू सेल्स। तो ये दो सेल मैंने जोड़ा है, तो ये दो सेल की क्या है, बैटरी है। ठीक है, वायर अगर होता है तो वायर को सीधे लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये कनेक्टिंग वायर है। ठीक है, अगर कहीं वायर ज्वाइंट रिप्रेजेंट करना है तो ये वायर क्या हो रहा है, ज्वाइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वायर जो होता है क्रॉस करके दूसरे वायर को जाता है। बात समझ रहे हैं, मतलब टच नहीं करता, उसको क्रॉस करके जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देखिए, पहला वायर है और दूसरा वायर इसके ऊपर से जा रहा है, तो इसका मतलब ये इसको टच नहीं कर रहा है। ठीक है, रजिस्टेंस, जो रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस वायर हो तो उनको, या रजिस्टर, उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, करंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, करंट को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टैट का उपयोग किया जाता है। इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, रियोस्टैट कहते हैं, या इसका एक दूसरा नाम भी होता है करंट कंट्रोलर। तो या तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, या मीटर है, ये वोल्टमीटर, इसके बारे में आप जानते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, देखिए, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि जिसको हम अमीटर की तरह से भी यूज कर सकते हैं, वोल्टमीटर की तरह से भी यूज कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि गैल्वेनोमीटर किसी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, कि उसमें करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है, बह रहा है तो किस डायरेक्शन में बह रहा है। अमीटर क्या करता है कि केवल करंट के वैल्यू को, उसकी क्वांटिटी, कितने मतलब अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है, ये बताता है। लेकिन ये करंट का क्या होता है, डायरेक्शन को भी बता देता है और उसको डिटेक्ट भी करता है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये क्या है, ये स्विच है। जैसे हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना, तो अगर इस तरीके से है तो इसका मतलब समझिए स्विच ऑफ है। ये जरा ध्यान दीजिएगा आपको, अगर ऐसे रहता तो इसका मतलब क्या है, स्विच ऑफ है, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। और अगर ऐसे इसको ऐसे क्या कर दिया जाए, इसको कनेक्ट कर दिया जाए या बीच में डॉट लगा दिया जाए, इसका मतलब क्या है, स्विच ऑन है। बात समझ गया। और बल्ब को रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीके से, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है, देखिए, सर्किट डायग्राम क्या होता है कि एक ऐसा डायग्राम होता है जिसको हम देख करके बताते हैं कि उसमें अलग अलग तरह के जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो किस तरीके से जुड़े रहे। बात समझ गए, जो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो किस तरीके से जुड़े रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब इसे देखिए, ये एक सर्किट डायग्राम है। ठीक है, अब इससे हमको पता चल रहा है इसमें एक बैटरी है, उस बैटरी में दो सेल हैं। ठीक है, एक की लगा हुआ है। ठीक है, और क्या है, ये अमीटर है, करंट को मेजर करने के लिए अमीटर लगा हुआ है। एक रेजिस्टेंस है, इसके वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगा हुआ है। और ये क्या है, वायर है, और ये की है। अब देखिए, ये की ऑन है ना, तो की ऑन होने का मतलब क्या होता है कि करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन मैंने क्या बताया था, प्लस से माइनस की तरफ होता है। किधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, और अगर कहा जाए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो का डायरेक्शन होता है वो माइनस से क्या होता है, प्लस की तरफ होता है। ठीक है, तो पूरी चीज़ें जानने के लिए, ठीक है, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फिलहाल वीडियो पास करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के लिए, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओम्स लॉ। ठीक है, व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, देखिए, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, तो मैंने पहले आपको बताया होगा कि सर्किट में
कोई भी चीज़ होता है उसमें करंट का, कोई भी कंडक्टर होता है उसमें करंट का फ्लो करता है। जब हम उसको बैटरी से या सेल से जोड़ते हैं, सेल का काम क्या होता है, सेल एक्चुअल में करता क्या है कि वो जो कंडक्टर होता है उसके अक्रॉस पहले वोल्टेज लगाता है, ठीक है। अब जब वोल्टेज लगाता है तो करंट क्या होता है, फ्लो करता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि बताया था कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। वोल्टेज और करंट में रिलेशन क्या होता है, जो होता है वो हम क्या कहते हैं, वो सॉरी, वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन जो है ओम ने बताया था, जार साइमन ओम ने बताया था, ठीक है। अब इनका जो है लॉ क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले लॉ को लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इनका लॉ ये था कि इफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, आर नॉट चेंज, ठीक है, ठीक है, देन द वोल्टेज अप्लाइड across the conductor is proportional to current in the conductor, ठीक है। ये जो है ओम्स लॉ था, ठीक। अब इन्होंने क्या कहा था, जार साइमन ओम ने, कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन को, अब फिजिकल कंडीशन क्या होता है, देखिए फिजिकल कंडीशन दो चीज़ें होती हैं किसी कंडक्टर के, ठीक है। फिजिकल कंडीशन के में दो चीज़ें आती हैं, पहला चीज़ ये आता है कि उसका लेंथ, और दूसरा चीज़ होता है उसका टेम्परेचर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लेंथ की। जैसे मान लीजिए किसी वायर को अगर हम किसी सर्किट में जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो जनरली उसका लेंथ चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। जनरली उसका लेंथ क्या किया जाता है, चेंज नहीं किया जाता है। अब हम आते हैं टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बदलेगा, ठीक है, अगर टेम्परेचर क्या होगा, बदलेगा, तो फिर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो फिजिकल कंडीशन में क्या हुआ, दो चीज़ें, कंडक्टर का लेंथ और कंडक्टर का टेम्परेचर। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, क्योंकि अगर हम लेंथ, कोई तार को हम जोड़ देते हैं सेल से, तो उस तार की लेंथ को हम घटाते बढ़ाते, जनरली घटाते बढ़ाते नहीं, हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है हम उसको ना तो बढ़ाते हैं ना तो घटाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हुई टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, बात समझ गए। तो फिजिकल कंडीशन नॉट चेंज का मतलब हुआ कि जो कंडक्टर है उस कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द कंडक्टर। जो हम वोल्टेज लगाते हैं कंडक्टर में वो उसके करंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जितना ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा, और जितना कम वोल्टेज लगाओगे उतना ही क्या होगा, कम करंट फ्लो करेगा। जैसे कभी घर में कम लाइट आता है तो हम क्या कहते हैं, हमें कहते हैं वोल्टेज बहुत कम आया है, ठीक है। तो क्यों कहते हैं ऐसा कि वोल्टेज कम आता है, इसीलिए करंट क्या होता है, घर में कम फ्लो करता है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ठीक से काम नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो ओम का यही कहना था कि जितना ज़्यादा हम वोल्टेज लगाएंगे उतना ही ज़्यादा करंट हमको मिलेगा, और जितना कम वोल्टेज लगाएंगे उतना ही क्या होगा, कम करंट मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, उस पर हमने वोल्टेज लगाया V और उसमें करंट क्या है I, ठीक है। तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब क्या होता है, वोल्टेज जो है करंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। V से मतलब क्या हुआ, वोल्टेज, ठीक है, और I का मतलब हुआ करंट, ठीक है। यही ओम्स लॉ है। और कौन सा केस, फिजिकल कंडीशन अनचेंज, फिजिकल कंडीशन, ठीक है, क्या हो, अनचेंज हो। और फिजिकल कंडीशन में क्या आती है, दो चीजें आती है, एक लेंथ और दूसरा टेम्परेचर, ठीक है। तो फिजिकल कंडीशन अगर अनचेंज होगा तो वोल्टेज क्या होगा, करंट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो अब आप जानते हैं क्या होता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट लग जाता है, उस कांस्टेंट को कहते हैं हम R, ठीक है। R क्या है, ये एक क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और इसी कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये कंडक्टर के रेजिस्टेंस के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कई बार रेजिस्टेंस आया था
तो मैंने आपको क्या बताया था, रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। रेजिस्टेंस क्या होता है कि रेजिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। जैसे करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो करंट फ्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकने वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये जो R होता है ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं R इक्वल टू V अपान आई, ठीक है, तो V अपान आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। बात समझ गए, यही क्या होता है, ओम्स लॉ होता है, ठीक है, कि अगर हम फिजिकल कंडीशन किसी करंट कैरिंग कंडक्टर का चेंज ना करें, मतलब उसका लेंथ ना चेंज करें, उसका टेम्परेचर ना चेंज करें, तो जो वोल्टेज हम लगाते हैं वो उससे करंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे उतना ज़्यादा हमको करंट मिलेगा, जितना कम वोल्टेज लगाएंगे उतना ही क्या होगा, कम करंट हमको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए V अपान आई इक्वल टू R, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V अपान आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। R क्या है, कॉन्स्टेंट है ना। तो ओम्स लॉ को एक तरीके से हम और भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एक दूसरे स्टेटमेंट में भी हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि अगर फिजिकल कंडीशन अनचेंज हो, द फिजिकल कंडीशन ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर आर नॉट चेंज, देन रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट इज कांस्टेंट, ठीक है। वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ओम्स लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि इफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, आर नॉट चेंज, ठीक, देन रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, ठीक है, इन कंडक्टर इज कांस्टेंट, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। अगर हम क्या करें, ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है या कोई वायर है, कंडक्टर का मतलब उसमें करंट का फ्लो हो रहा हो, ठीक है, तो अगर उसके फिजिकल कंडीशन को चेंज ना करें तो उसमें वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बात समझ गए। तो दिस इज द ओम लॉ। ओम लॉ में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ हम फिर से बता दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वायर का या कंडक्टर जो हम यूज करते हैं उसका फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए। फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर और लेंथ, ठीक है, वो दोनों नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ में एक नई चीज आई है, वो हमने क्या कहा, रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, व्हाट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पहले हम रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस माने इसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिरोध, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज प्रतिरोध, ठीक है। अब आप प्रतिरोध समझ रहे होंगे कि जो क्या करता है, रोकता है, ठीक है। तो हर कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, हर कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है कि वो क्या होगा, अपने अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है या चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, इन विच इट अपोजेस, अपोजेस माने क्या होता है, विरोध करना, ठीक है, अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, इन इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का क्या होगा, कंसेप्चुअल डिफिनीशन हो गया, ठीक। मतलब कि किसी कंडक्टर का या किसी पदार्थ का भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है, सब्सटेंस को मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरी होती है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है, इंसुलेटर का इनफाइनाइट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, सेमी कंडक्टर का क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, ठीक है। मतलब कि किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो अपने अंदर बहने वाले करंट का क्या करता है, विरोध करता है, अपोज करता है, उसे हम क्या कहते हैं,
रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस आपने क्या निकाला ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ आपने निकाला कि R इक्वल टू क्या होता है V अपॉन I। ठीक है, तो यहां से भी एक डिफिनेशन लिख सकते हैं, क्या, रेशियो ऑफ वोल्टेज, ठीक है, टू करंट, रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट अक्रॉस अ कंडक्टर, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉल्ड एज इट्स, ठीक है, मतलब वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहा जाता है, कहलाता है। तो R इक्वल टू क्या हो गया V अपॉन I। ठीक है, अब बात आते हैं इसका यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, अगर यूनिट निकालना हो तो। ठीक है, तो अब देखिए R इक्वल टू क्या है, R इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, तो यूनिट ऑफ R इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ R इक्वल टू हो जाएगा यूनिट ऑफ V डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ I। ठीक है, तो अब यूनिट ऑफ V, वोल्टेज का यूनिट मैंने आपको क्या बताया था, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो यूनिट ऑफ R, तो R का जो यूनिट होता है वो हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम कहते हैं ओम। ये ओम के नाम पर ही इसको क्या कहा जाता है, ओम कहा जाता है। ठीक है, और इसका सिंबल होता है इस तरीके से। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है ये होता है ओम, इसको ओम कहा जाता है। ठीक है, तो 1 वोल्ट, ठीक है, पर एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, 1 ओम। ठीक है, बात समझ में आ गया, रेजिस्टेंस आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक चीज ये समझना है, और जैसे मान लो मैं कहूँ कि कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, तो आखिर उस 1 ओम का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट 1 ओम। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि आप दुकान से जाओ 1 किलो चीनी खरीद के ले आओ। ठीक है, या मान लीजिए आपके, मैं क्यों कहूँगा, घर पे लोग कहते हैं कि जाओ बेटा दुकान से 1 किलो चीनी खरीद के लाओ। अब गया दुकान पे, बोले अंकल जी 1 किलो चीनी दीजिए। अब वो आपको आधा किलो चीनी दे देगा, तो जब आप उसको उठाओगे तो आपको लगेगा हाँ यार इसने कम दिया है, एक फील आएगा आपके अंदर। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ये बैठा हुआ कि हाँ कि 1 किलो इतना होता है, बात समझिएगा, आपके दिमाग में पहले से ये बैठा होता है कि 1 किलो क्या होता है, बात समझ गया। वैसे मैं कहूँ कि 1 ओम का रेजिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। ठीक है, तो क्या होना चाहिए। ठीक, तो आगे मैं बताऊंगा, पहले आप वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, 1 ओम का रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I। ठीक है, रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। अगर मान लीजिए आपने 1 वोल्ट लगाया, ठीक, और करंट कितने एम्पियर का बहा, 1 एम्पियर का बहा, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I, मतलब कि 1 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 ओम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 ओम का रेजिस्टेंस क्या हुआ, 1 वोल्ट लगाने पर अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो वो रेजिस्टेंस या वो वायर जो होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि इफ ऑन अप्लाइंग अ वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है, करंट फ्लोज इन द कंडक्टर इज 1 एम्पियर, मतलब कि 1 वोल्ट का करंट, 1 वोल्ट का वोल्टेज लगाने पर अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट बहता है, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। उस केस में जो कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए जो रेजिस्टेंस होते हैं, अभी रेजिस्टेंस का जो यूनिट की बात करें तो बहुत ही छोटे रेजिस्टेंस की भी जरूरत पड़ती है सर्किट में, बहुत ज़्यादा बहुत बड़े रेजिस्टेंस की भी जरूरत पड़ती है। जैसे आपका मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। ठीक है, और जैसे पावर हाउस वगैरह होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो रेजिस्टेंस का बहुत छोटा यूनिट भी होता है, बहुत बड़ा यूनिट भी होता है। ठीक है, तो अगर हम इसके स्मॉलर यूनिट की बात करें तो एम ओम माने मिली ओम इसको कहते हैं। तो 1 मिली ओम होता है 10⁻³ ओम, 1 ओम का 1000वां भाग होता है। माइक्रो ओम 10⁻⁶ ओम होता है। ठीक है, बिगर यूनिट किलो ओम, किलो मतलब 10⁻³ 1000 ओम। ठीक है, मेगा ओम, एम से मतलब हुआ मेगा, 1 मेगा ओम क्या होता है 10⁻⁶ ओम, यानी कि 10 लाख ओम। ठीक है,
दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। तो आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मैं इसमें बताऊंगा कि हाउ एक्सपेरिमेंटली वी वेरीफाई द ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंटली कैसे हम ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल में भी है, मैनुअल में भी लिखने के लिए आता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे वाइवा के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। तो वीडियो पास करके आप लोग उसको नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।